हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना अध्याय शक्ति। तो हम जान चुके हैं कि हम किस शक्ति की बात कर रहे हैं। शक्ति को परिभाषित करने के लिए अलग अलग राजनेताओं ने अपने विचार प्रस्तुत किए और अलग अलग परिभाषाओं से उसे समझाने का प्रयास किया। तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि ये कौन सी शक्ति है और उस शक्ति को जो राजनीति फील्ड में हम देखते हैं, राजनीतिक शक्ति के रूप में हम देखते हैं, तो उसकी जो स्रोत है उसे भी हमने पढ़ लिया है कि किस रूप में शक्ति राजनीतिक शक्ति के रूप में एक विशेष प्रकार का प्रभाव छोड़ती है। और उसी शक्ति को आज हम और भी व्यापक रूप में पढ़ने जा रहे हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है शक्ति के प्रकार। शक्तियां कई प्रकार की होती है, इसे हम जानते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आपको बताया था कि नेहरू जी, गांधी जी, हिटलर, अकबर, औरंगजेब, ये सभी लोग शक्ति का प्रदर्शन करते थे, लेकिन इनकी शक्तियों का प्रारूप अलग अलग था। तो ये कौन सी शक्तियां हैं, किस किस प्रकार की शक्तियां होती हैं, वही आज का हमारा शीर्षक है, शक्तियों के प्रकार। तो पहला प्रकार है राजनीतिक शक्ति। कि राजनीतिक शक्ति क्या होती है, किस रूप से इसको परिभाषित किया गया है और किस रूप में इसे समझाया गया है कि जो भी राजनेता है उन्होंने इसे किस रूप से परिभाषित किया है। पढ़ते हैं। तो संविधान द्वारा या सरकार व राज्य द्वारा प्रदत्त शक्तियां राजनीतिक शक्तियों के क्षेत्र में आती है, जैसे नीति नियम बनाना व लागू करना, व्यवस्था को बनाए रखना आदि राजनीतिक शक्ति का ही प्रारूप है। हम जानते हैं कि जो सरकार है हमारी, तो सरकार के 3 प्रमुख भाग, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में जो भी व्यक्ति कार्य करते हैं उन सभी को, या जो भी समस्त राजनीतिक संस्थाओं में कार्यरत है व्यक्ति जिनको संविधान प्रदत्त शक्तियां प्राप्त है, ये उसी शक्ति की बात हो रही है। तो संविधान प्रदत्त शक्तियां जो हर व्यक्ति को पद के द्वारा प्राप्त होती है, ये वही राजनीतिक शक्ति है जिसका यहाँ पर बताया गया है स्रोत के प्रकार के रूप में कि राजनीतिक शक्तियां संविधान प्रदत्त होती हैं। इनमें उच्चता और निम्नता का भाव होता है। ये शक्तियां कम और अधिक होती है। तो ये जितनी भी शक्तियां हैं, जैसे नीति नियम बनाना यानी व्यवस्थापिका से संबंधित आप हैं तो उसकी शक्तियां अलग होंगी। यदि आप कार्यपालिका से संबंधित हैं तो उनकी शक्तियां अलग होंगी। और यदि आप अन्य राजनीतिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं तो वो शक्तियां अलग होंगी। तो इस प्रकार से राजनीतिक शक्तियां संविधान प्रदत्त होती हैं, सरकार या राज्य के द्वारा दी जाती है। आप किसी भी पद पर कार्य करें तो उस पद के साथ शक्तियां जुड़ती हैं, वही राजनीतिक शक्तियां हैं। दूसरे प्रकार की शक्ति है शारीरिक शक्ति। आपने देखा है बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स को जो अपने शरीर का प्रदर्शन करके ही अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर देते हैं। उनके अपोजिट में यदि पतला दुबला लेनदेन सा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है तो वो उसकी शारीरिक शक्ति से ही प्रभावित हो जाता है और उस शक्ति का प्रदर्शन वो नहीं कर पाता। एक पतला दुबला सा व्यक्ति, जिसकी वजह से जो दूसरा है जिसका शारीरिक सौराष्ट्र लंबा चौड़ा और बलवान प्रकृति का है, तो वो उस व्यक्ति की जो शारीरिक बनावट है वो भी एक प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन करती है। बलवान व्यक्ति स्वयं शक्ति का प्रदर्शन करता है, जबकि निर्बल व्यक्ति शक्ति का प्रदर्शन कर ही नहीं सकता। तो निर्बल व्यक्ति की शक्तियां होती ही नहीं है और बलवान व्यक्ति का जो शारीरिक सौराष्ट्र है वो एक शक्ति का प्रदर्शन करता है। अगला रूप है शक्ति का मनोवैज्ञानिक शक्ति। मनोवैज्ञानिक शक्ति का अर्थ है
एक ऐसी शक्ति का प्रदर्शन जो सीधा हमारे मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डालती है और उस शक्ति के अनुरूप ही हम कार्य करने लग जाते हैं। जैसे हम घर का ही उदाहरण ले लेते हैं कि जैसे पापा जैसे ही घर में एंटर होते हैं, सब लोग व्यवस्थित रूप से साफ काम करने लग जाते हैं। उसके पहले सब मौज मस्ती करते हैं, बच्चे पढ़ने लग जाते हैं, मम्मी किचन में बिजी हो जाती हैं, या छोटा भाई बहन है तो वो अलग रूप में कार्य करने लग जाते हैं। यानी एक मनोविज्ञान, जबकि पापा ने किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन उस शक्ति का प्रदर्शन वो करते हैं कि घर के मुखिया यदि घर में एंटर हो चुके हैं तो सभी लोग चुपचाप व्यवस्थित होकर अपने संपूर्ण कार्यों को पूर्ण करें। तो ये मनोवैज्ञानिक शक्ति अलग प्रकार की होती है कि जो शक्ति मनुष्य के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डाले उसे मनोवैज्ञानिक शक्ति कहते हैं। इस शक्ति का एक प्रारूप हम और दे सकते हैं, जैसे कि बैंक है और बड़े बड़े ऑफिसेज होते हैं या बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उसके बाहर एक गार्ड खड़ा होता है। गार्ड के पास एक बड़ी सारी बंदूक होती है। वो क्या है? वो मनोवैज्ञानिक शक्ति का ही प्रारूप है। उस शक्ति का वो प्रदर्शन हर वक्त नहीं करता, लेकिन उसका वहां पर उपस्थित होना और वो जो बंदूक है उसका वहां पर उसके साथ होना ही एक प्रकार का मनोवैज्ञानिक प्रभाव वहां से आते जाते लोगों पर डालता है। तो यही है मनोवैज्ञानिक शक्ति, जिसका प्रभाव हमारे सीधे मन और मस्तिष्क पर पड़ता है। अगली शक्ति है आर्थिक शक्ति। बहुत बड़ी शक्ति है ये। वर्तमान में या पहले भी हम इसका प्रारूप देख चुके हैं कि जैसे हम मार्क्स के विचारों का बात करते हैं तो मार्क्स कहता है कि अतीत से लेकर वर्तमान तक यदि हम देखते हैं तो हमारे जीवन में धन ही वो मुख्य कारण है जिसकी वजह से बहुत सारे सिद्धांत उसने बताया, और वो आर्थिक शक्ति के को मद्देनजर रखते हुए या विषय वस्तु बनाते हुए उसने अपने समस्त सिद्धांतों का वर्णन किया। तो ये आर्थिक शक्ति हमें दिखाई देती है। जैसे आप देखें कि टाटा, बिरला, अंबानी का जो जीवन स्तर है उससे हम सामान्य जनों के जीवन स्तर का कहीं कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो वो आर्थिक शक्ति एक लेवल जो है उनका, वो उनकी शक्ति या संपन्नता को बताता है। तो आर्थिक शक्ति अपने आप में ही शक्ति का प्रदर्शन करती है। संपन्नता अपने आप में ही शक्ति का प्रदर्शन कर देती है, अर्थात आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति इस शक्ति का प्रदर्शन कर ही नहीं पाते हैं। कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है वो चाहते हुए भी इस शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते। जो आर्थिक रूप से संपन्न व्यक्ति ऑटोमेटिक बिना कुछ कहे ही अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर देता है, वहीं आर्थिक दृष्टि से हीन व्यक्ति शक्ति शून्य हो जाता है। शक्ति का अगला प्रकार है वैचारिक शक्ति। वो विचार ही तो है जो मनुष्यों के मन मस्तिष्क में आता है, और फिर वो विचार जब औरों के मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालता है तो वो एक शक्ति का प्रकार बन जाता है, जिसे वैचारिक शक्ति का नाम दिया जा सकता है। तो जैसे कोई विचार आया किसी व्यक्ति के मन में, उस विचार को उसने किसी के साथ में शेयर किया, अब वो विचार उसको भी क्लिक कर गए कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, और ऐसे बढ़ते बढ़ते वो एक विचार नहीं विचारधारा बन जाती है, और फिर वो अन्य व्यक्तियों के मन मस्तिष्क पर भी प्रभाव डालती है। तो शक्ति का ये रूप यही कहता है कि ऐसा विचार जो दूसरे लोगों के मन और मस्तिष्क पर प्रभाव डाले वही शक्ति का प्रदर्शन है। जैसे हम राजनीति विज्ञान से संबंधित विचारों को यदि लेते हैं, जैसे उदारवाद, व्यक्तिवाद, समाजवाद जैसे बहुत सारे विचार हैं जिनकी वजह से वो वैचारिक शक्ति थी
कि उनको मानने वालों की संख्या में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती चली गई और फिर वो विचार नहीं रहा, विचारधारा बन गया और वो विचारधारा उस वैचारिक शक्ति का प्रदर्शन करता है जो किसी व्यक्ति विशेष के मन में सबसे पहली बार आए थे। तो वैचारिक शक्ति लोगों के सोचने समझने के तरीकों पर नियंत्रण बनाना ही वैचारिक शक्ति कहलाता है। जैसे व्यक्तिवाद, उदारवाद, लोकतंत्र व समाजवाद का सहारा लेकर राज्य को स्थायित्व प्रदान करने का प्रयास किया गया और इन लोगों ने अपने विचार से दूसरे लोगों के सोचने समझने पर नियंत्रण बनाया और वही शक्ति का प्रदर्शन होता है। शक्ति का अगला प्रकार है प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति। शक्ति प्रभाव डालती है और ये प्रभाव किसी भी रूप में हो सकता है। ये शक्ति बल के रूप में प्रयोग में ला सकते हैं, ये शक्ति वैचारिक शक्ति हो सकती है, ये शक्ति प्रभावी शक्ति हो सकती है, ये शक्ति चतुराई हो सकती है, ये शक्ति बोलने की शक्ति हो सकती है। तो यानी शक्ति का प्रयोग जो होता है वो उसकी प्रभावशीलता पर डिपेंड करता है कि कौन व्यक्ति किस समय किस रूप से बातचीत कर रहा है, किस रूप का प्रभाव डाल रहा है कि वो शक्ति का एक अलग ही लेवल उसको प्राप्त हो जाता है। यानी प्रभावशीलता बहुत सारे आधारों को लेकर चलता है और फिर वो शक्ति का प्रभाव जब सामने वाले पर पड़ता है तो उसको कहते हैं प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति। ऐसी शक्ति जिसमें बल, प्रभुत्व, चतुराई और समय के अनुसार प्रयोग शामिल हो उसे प्रभावशीलता वाली शक्ति कहते हैं। कि किस समय किस चीज का प्रयोग करना है। यदि कोई बात बिना बल के संभव हो जाती है, बातचीत से या सिंपल वाद विवाद से कोई बात तय हो जाती है तो उसमें बल की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जब साधारण बातचीत से बात नहीं बन रही तो बल का प्रयोग करना पड़ता है और उससे भी बातचीत नहीं पड़ रही तो कहीं कहीं चतुराई का भी प्रयोग करना पड़ता है। तो ये अलग अलग समय पर समय की मांग के अनुसार बदलती रहती है, लेकिन ये शक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है। अगला प्रकार है दृश्य व अदृश्य शक्ति। दृश्य शक्ति जो हमें दिखाई दे रही है और अदृश्य शक्ति जो हमें दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि जब शक्ति का प्रारूप हमें दिखाई देता है तो वो हमेशा से प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली शक्ति है। वही उदाहरण फिर से हम दोहरा लेंगे कि यदि कोई गार्ड बड़ी सारी बंदूक लेके वहां पर खड़ा हुआ है तो वो दृश्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन जब हम किसी व्यक्ति विशेष से मिलते हैं, जो किसी उच्च प्रशासनिक अधिकारी से मिलते हैं या किसी उच्च व्यक्ति से मिलते हैं जो अपने स्तर से काफी ऊंचा हो, जिसका परिवेश ही कुछ ऊंचा रहा हो, तो ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति से जो हम मिलते हैं तो वो भी बातचीत में ही एक शक्ति का प्रदर्शन करता है और वो अदृश्य शक्ति होती है, हमें दिखाई नहीं देती लेकिन उसका अनुभव हम कर लेते हैं, तो वो अदृश्य शक्ति है। कि जो शक्ति दिखाई देती है वह दृश्य शक्ति है और जो शक्ति हमें दिखाई नहीं देती वो अदृश्य शक्ति होती है। शक्ति का अगला प्रारूप है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शक्ति। प्रत्यक्ष का अर्थ होता है सामने या सामान्यतः जैसे हम कहते हैं कि जो हमें अपने सामने दिखाई दे रही है पूर्ण रूप से, वो प्रत्यक्ष है। और अप्रत्यक्ष का अर्थ ये है कि हमें दिखाई नहीं दे रही। तो यहाँ पर शक्ति में जब हम उसका वर्णन करते हैं तो थोड़ा रूप परिवर्तित हो जाता है कि जिस शक्ति का प्रदर्शन व्यक्ति स्वयं करता है
तो वो उसकी प्रत्यक्ष शक्ति है। जिस शक्ति का प्रयोग व्यक्ति स्वयं करता है तो वो उसकी प्रत्यक्ष शक्ति है। और जहां पर व्यक्ति अपनी शक्ति का प्रयोग स्वयं नहीं करके अपने अधीनस्थों के माध्यम से या किसी अन्य तरीके से प्रदर्शित करता है तो वो शक्ति का रूप अप्रत्यक्ष शक्ति के रूप में उजागर होता है। तो इस तरीके से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष शक्ति दोनों ही महत्वपूर्ण है, लेकिन इनका कार्य अलग अलग रूप से परिलक्षित होता है। शक्ति के प्रकारों में अंतिम प्रकार है दमनात्मक शक्ति व अदमनात्मक शक्ति। हमने पढ़ा है शक्ति के स्रोतों में कि शक्ति बहुत अधिक रूप में व्यापक है। शक्ति का रूप कई प्रकार का हो सकता है और इस शक्ति में बल, प्रभाव, चतुराई, समय, ये सारी चीजें मौजूद होती है और उसी के अनुसार शक्ति का प्रयोग व प्रदर्शन भी होता रहता है। तो ये जो दमनात्मक शक्ति है, दमनात्मक शक्ति का अर्थ होता है जब किसी विचार या विचारधारा का दमन किया जाए, उसे रोका जाए, उसे दबाया जाए, तो उसे बोलते हैं दमनात्मक शक्ति। तो इसमें बल प्रयोग हो सकता है, इसमें बल प्रयोग के द्वारा उस शक्ति को दबाया जाए, उस विचार को दबाया जाए। सत्य असत्य की बात नहीं है कि वो विचार सत्य है या असत्य है, ये एक दूसरी बात है, लेकिन दमनात्मक शक्ति का अर्थ होता है किसी विचार या विचारधारा को दबाया जाना जिसमें बल और चतुराई का प्रयोग किया जाए। और अदमनात्मक शक्ति का अर्थ ये होता है कि जब शक्ति का प्रयोग किसी सहयोग के लिए, शक्ति का प्रयोग किसी भाईचारे के लिए या किसी एक अच्छे कार्य के लिए हो तो वो शक्ति अदमनात्मक शक्ति कहलाती है। जैसे संगठन में शक्ति है, हम मानते हैं, तो ये संगठन यदि सहयोग के लिए है, किसी दूसरे की सहायता के लिए है, जैसे पूरे भारतवर्ष में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है तो उसमें सहयोग है, तो वो भी एक शक्ति का प्रदर्शन कहलाता है। तो ये दमनात्मक शक्ति और अदमनात्मक शक्ति उसी का प्रारूप होता है कि जब शक्ति का प्रयोग अत्याचारी ढंग से किया जाए, यानी उस विचार या विचारधारा को, चाहे से वो सत्य है या असत्य, उससे अत्याचारी ढंग से दबाया जाए, तो वह शक्ति का प्रारूप दमनात्मक शक्ति कहलाता है। और इसके विपरीत यदि सहयोग व भाईचारे के लिए शक्ति का प्रयोग किया जाए तो उसे अदमनात्मक शक्ति कहते हैं। इस तरीके से आज जो हमने शक्ति के प्रकार पढ़े हैं, उनके नाम से ही हमें शक्ति का प्रभाव या प्रकार समझ में आ जाता है। तो राजनीतिक शक्ति, शारीरिक शक्ति, मनोवैज्ञानिक शक्ति, आर्थिक शक्ति, वैचारिक शक्ति, प्रभावशीलता के आधार पर शक्ति, दृश्य व अदृश्य शक्ति, प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष शक्ति, दमनात्मक व अदमनात्मक शक्ति। शक्ति के ये सारे ही रूप क्या है, मनुष्य के जीवन से ही उभर कर आए हैं कि इन सब चीजों में मनुष्य स्वयं और मनुष्य के विचार, वो दोनों ही एक प्रकार की शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। तो शक्ति के इन विभिन्न प्रकारों को मनुष्य के विचारों ने ही विभिन्नता प्रदान की है।